हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक्स। गाइस एमटीपी 2019 के आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जल्दी 2018 की भी आपके लिए मैं अवेलेबल करा दूंगा। आज हम स्टैटिक्स के पार्ट को कवर करेंगे एंड देन मैथमेटिक्स पे जंप करेंगे। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि नेक्स्ट आने वाली एमटीपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए 61 देखिए। 61 में कह रहा है स्टैटिक्स इज अप्लाइड इन। स्टैटिक्स जो है कहाँ कहाँ अप्लाई होता है गाइस, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम डेफिनेटली स्टडी करते हैं किसकी, स्टैटिक्स की। आपने 11th में स्टडी करी होगी। 11th में इकोनॉमिक्स में दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड होता है मेरा स्टैटिक्स। देखिए बिजनेस मैनेजमेंट में भी अप्लाई होता है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कोई भी कॉमर्स से किसी भी इंडस्ट्री में हमें किसी भी चीज़ का एवरेज फाइंड आउट करना है, कोई भी हमें प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करानी है, तो वो सब चीज़ें हम कहाँ करते हैं, स्टैटिक्स में करते हैं। आपने चैप्टर नंबर 14 पढ़ा होगा काफ़ी अच्छे से, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए 62 देखिए। 62 में कह रहा है प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय। प्राइमरी जो डेटा होता है उसको हम किस किस मेथड से कलेक्ट कर सकते हैं गाइस, देखिए यहाँ पर इंटरव्यू मेथड प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करता है, ऑब्जर्वेशन मेथड हो सकता है, मेरा क्वेश्चनर मेथड हो सकता है। तो ये भी क्या होगा यहाँ पर, ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों एमसीक्यू कहाँ से आए हुए हैं गाइस, चैप्टर नंबर 14 से आए हैं। क्लियर है। यदि आपको पता है कि कौन से चैप्टर्स हैं तो गाइस आधा एमसीक्यू तो आप वैसे ही सोल्व कर लेते हैं जब आपको चैप्टर पता होता है। तो ये चैप्टर नंबर 14 के हैं दोनों एमसीक्यू। आइए 63 भी चैप्टर नंबर 14 का है। देखिए कह रहा है द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ नेचुरल क्लैमिटी। अब गाइस देखिए कोई भी नेचुरल आपदा आ गई यहाँ पर, उस केस में कौन सा बेस्ट मेथड होगा, यहाँ पर किसके लिए बेस्ट मेथड होगा डेटा को कलेक्ट करने के लिए। गाइस पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर बेस्ट मेथड होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए 64 देखिए। 64 में कह रहा है स्टब ऑफ द टेबल इज द। गाइस देखिए जो स्टब होती है वो टेबल के कौन सी साइड होती है। यदि आपने चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर देखा है तो आपको पता होगी स्टब मेरी यहाँ पर गाइस देखिए लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग रो। जो रो होती है उसके लेफ्ट साइड में अवेलेबल होती है कौन, स्टब। मैंने आपके साथ काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था और आपको अलग ही पॉइंट में नोट करके बताया था कि आपसे पूछ लेगा स्टब कहाँ होती है। क्लियर है। रो हेडिंग होती है मेरी स्टब्स और लेफ्ट में होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 65 देखिए। 65 में कह रहा है पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर। पाई डायग्राम को हम किसके लिए यूज करते हैं, तो गाइस देखिए यहाँ पर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट एंड देयर रिलेशन टू द टोटल। गाइस देखिए जो मेरे पाई डायग्राम क्या होता है, ये मेरा पाई डायग्राम है, ठीक है। इसके यदि मैं सेक्टर को डिवाइड कर देता हूँ अलग अलग पार्ट्स में तो ये मेरा क्या कहलाता है, पाई डायग्राम कहलाता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट, जो ये कंपोनेंट है यहाँ पर इनको क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा गाइस। ये सब एमसीक्यू कहाँ से हैं, चैप्टर नंबर 14 में से हैं। चैप्टर नंबर 14 में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है मैंने। जितनी भी रेलिवेंट बातें थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 14 में। आइए 66 देखिए। 66 में क्या करेगा देखिए फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओपन एंड क्लासिफिकेशन मेरे पास अवेलेबल है गाइस। देखिए ओपन एंड का मीनिंग क्या है, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट की सीरीज मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब गाइस देखिए अर्थमेटिक मीन मुझे फाइंड आउट करना है तो मेरे पास ऑल ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अर्थमेटिक मीन मेरा क्या होता है, ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस होता है। क्योंकि जितने भी ऑब्जर्वेशन मेरे पास अवेलेबल है हम उसका क्या करते हैं, सम करते हैं और डिवाइड कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ज्योमेट्रिक मीन है सेम है गाइस, यहाँ पर हमें ऑल ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मोड के केस में भी हमें ऑल ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट है। मोड को मैं जब तक कैलकुलेट नहीं कर सकता जब तक मेरे पास ऑल ऑब्जर्वेशन अवेलेबल नहीं है। क्योंकि मोड क्या है, सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन, जो फ्रीक्वेंसी की रिपीटेशन हो रही है वो मेरा क्या कहलाता है, मोड। और जब तक मेरे पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल नहीं होगा मैं नहीं बता सकता कि मोड क्या होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा मीडियन। क्योंकि मीडियन में ना ही मुझे फर्स्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है और ना ही लास्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी होनी चाहिए, मिडल मोस्ट वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए। क्लियर है। तो 66 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए 67 देखिए। 67 में कह रहा है प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू ऑब्जर्वेशन डज नॉट इफेक्ट। एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ पर इफेक्ट नहीं करेगी। किसको नहीं करती गाइस, देखिए यहाँ पर मीडियन को एक्सट्रीम वैल्यू जो है इफेक्ट नहीं करती। क्योंकि मीडियन क्या है, यहाँ पर दो मिडल मोस्ट वैल्यू, ना मुझे राइट हैंड साइड डेटा से कोई लेना देना है ना लेफ्ट हैंड साइड डेटा से कोई लेना देना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, दो मिडल मोस्ट वैल्यू चाहिए मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है। आइए 68 देखिए। 68 तो गाइस डिस्कस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कह रहा है 4A मॉडर्नली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस देखिए यहाँ पर क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स, कौन सा रिलेशनशिप होल्ड करके रखेगा, कौन, मीन, मीडियन और मोड। 68। तो गाइस देखिए यहाँ पर मीन में से यदि मोड माइनस करते हैं तो मेरा क्या आता है 3, हम कॉमन ले लेते हैं, या मैं कह सकता हूँ 3 मीन माइनस 3 मीडियन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आइए 69 देखिए, 69 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड फॉर ए सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन कौन करके रखता है गाइस, देखिए यहाँ पर 69 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अर्थमेटिक मीन बड़ी होती है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ी होती है किससे, हार्मोनिक मीन से। क्लियर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा गाइस। यदि अर्थमेटिक मेरा मीन 2 है तो ज्योमेट्रिक मीन कभी भी 2 नहीं होगा, 1 होगा। और यदि ज्योमेट्रिक मीन मेरा 1 है तो हार्मोनिक मीन मेरा ना तो 2 हो सकता है ना 1 हो सकता है गाइस, 1 से छोटा होगा, यानी मैं कह सकता हूँ 0.5 हो सकता है मेरा, 0.4 हो सकता है, 0.3, 0.9 तक भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा। क्लियर है। आइए 70 देखिए, 70 में क्या कह रहा है, क्वार्टाइल्स आर द वैल्यू डिवाइडिंग इन ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू। अब क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल गाइस देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर क्वार्टाइल जो होता है मेरा 4 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड कर देता है। क्लियर है, क्वार्टाइल क्या करता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, n डिवाइडेड बाय 4, कि n क्या है यहाँ पर, जितने नंबर ऑब्जर्वेशन मेरे पास अवेलेबल है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसको हम क्या कर रहे हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 से डिवाइड करने का मीनिंग क्या है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड कर देता है कौन, क्वार्टाइल। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए 71 देखिए, आइए 71 देखिए, 71 में कह रहा है इफ़ एक्स एंड वाई रिलेटेड बाय एक्स माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड मोड ऑफ एक्स इज नोन टू बी 23 देन द मोड ऑफ वाई। गाइस देखिए मोड ऑफ एक्स मेरे पास अवेलेबल है, मोड ऑफ वाई मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीनो, मीडियनो या मोडो, तीनों क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं स्केल से एज वेल एज ओरिजिन से। मीनिंग क्या है, उसमें ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं उससे भी इफेक्ट होगा, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं उससे भी इफेक्ट होगा। क्लियर है। आइए तो गाइस देखिए मोड ऑफ वाई पूछ रहा है, वाई को सेपरेट कर लीजिए। वाई को सेपरेट करता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा, आप वाई को इधर ले जाइए, यहाँ पर सिंपल सा ऐसे कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू, आप वाई को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा ये वाई, और इधर कितना बच जाएगा एक्स माइनस 10, यानी एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू वाई। अब गाइस देखिए मोड ऑफ वाई मेरे पास मोड ऑफ एक्स अवेलेबल है 23। तो गाइस देखिए 23 माइनस का 10 कितना आएगा 13, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई करेगा, 71 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए 72 देखिए, 72 में कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्वार्टाइल हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मुझे जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। आइए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, 12, 15, 16। भाई इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है देखिए कितनी है, 2, 4, 6 और 2, 8। गाइस देखिए क्वार्टाइल के लिए मैंने आपको बताया था, क्वार्टाइल के लिए क्या होता है यहाँ पर n+1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम जो मेरे पास डेटा अवेलेबल होता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर 8+1 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 2.25। अब गाइस देखिए 2.5 का मतलब क्या है यहाँ पर, 2.25 का कि सेकंड ऑब्जर्वेशन लेनी है हमें, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, 0.25 है तो हम क्या करेंगे 1/4 करेंगे। आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि आप कैसे याद रख सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ अगेन। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरा कितना आ गया 2.25, इसका मतलब क्या है सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड हमारी कितनी आई थी यहाँ पर 12। तो देखिए 12 प्लस, अब गाइस देखिए 2 के बाद कितना बचा है मेरा 0.25, 0.25 का मतलब क्या है, पॉइंट हटाइए आप, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो अपॉन में कितना आ जाएगी 2 0 आ जाएगी। अब गाइस इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 25, 1 और 25 चौक कितने होते हैं मेरे 100। क्लियर है, यहाँ पर 25 4 जा 100। तो गाइस देखिए कितना हो गया 1/4, तो 1/4 और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम थर्ड माइनस सेकंड। तो थर्ड में से यदि सेकंड को माइनस करता हूँ तो गाइस देखिए फर्स्ट मेरा 10 था, सेकंड 12 था, थर्ड मेरा 15 था। तो गाइस देखिए 15 माइनस 12, तो गाइस देखिए कितना हो गया 12 प्लस, यहाँ से गाइस देखिए 15 में से 12 माइनस करूँगा तो 3 आएगा, 3 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 0.75। तो गाइस देखिए इसका कितना आ जाएगा 12.75 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब गाइस देखिए 71 में आपकी जो एमटीपी में इन्होंने दिया हुआ है सॉल्यूशन वो दिया हुआ है डी, यानी 23 करेक्ट आंसर दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं मीडियन हो या मोड हो, किससे इफेक्ट होता है, मेजर ऑफ
यहाँ पर स्केल से भी इफेक्ट होता है और ओरिजिन से भी इफेक्ट होता है। क्लियर है, दोनों से इफेक्ट होता है, मेरा मीन हो, मीडियन हो या मोड हो। तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आइए 73 देखिए। 73 में कह रहा है इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल यू एंड वी आर गिवन। हमारे पास यू एंड वी वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है वो गिवन है। कह रहा है इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ यू इज़ 10 देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ वी। अर्थमेटिक मीन ऑफ वी का हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। वी को आप क्या करिए, सेपरेट कर लीजिए। आइए वी को सेपरेट करता हूँ तो गाइस देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ये 2u इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 2u और ये कितना हो जाएगा माइनस का 7। क्लियर है। अब देखिए u का अर्थमेटिक मीन मेरे पास अवेलेबल है, पुट कर लीजिए। तो गाइस देखिए माइनस का 2 इंटू कितना 10 और माइनस का 7 कितना हो गया माइनस का 20 माइनस का 7 इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 27। इसका करेक्ट आंसर होगा और इसके अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अब गाइस देखिए इन्होंने कितना दिया हुआ है 73 का ऑप्शन सी दिया हुआ है, यानी इन्होंने इसको भी इंक्लूड किया है। लेकिन देखिए 72 में इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया, तो इन्होंने मिस्टेक की हुई है। तो गाइस एमटीपी के जो सॉल्यूशन देते हैं ना उस पर कम से कम ध्यान दीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग सोल्व करिए। मैं अगेन कहता हूँ अभी गाइस मैंने एमटीपी डिस्कस की थी, मेरे ध्यान है अक्टूबर की डिस्कस की थी। अक्टूबर की जो उन्होंने एमटीपी निकाली है ना, क्वेश्चन नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ 24 में उन्होंने 2 बार इशू करी है। एक में तो गाइस ए ऑप्शन जो दिया हुआ है उन्होंने दिया हुआ है 824, एक में दिया हुआ है 324। अब बताओ गाइस स्टूडेंट को इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना, स्टूडेंट परेशान हो जाता है। अब वो बार बार मेरे से कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने गलत डिस्कस किया है। अब भाई अब मैं उनको क्या कहूँ स्टूडेंट को, आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है भाई, ठीक है मैंने गलत डिस्कस किया है, आप सही कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 824 करेक्ट आंसर था और एमटीपी में भी अवेलेबल था, लेकिन सेकंड जो एमटीपी उन्होंने इशू करी है उसमें ये ऑप्शन ही गायब कर दिया। अब उसमें मेरी गलती थोड़ी है। अब स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आपने गलत डिस्कस किया है, इतना बुरा लगता है ना गाइस उस टाइम पे, बस बता नहीं सकता हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए 74 देखिए। अब गाइस देखिए 74 में कह रहा है विच वन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होगी गाइस, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एब्सोल्यूट मेजर रेंज एब्सोल्यूट है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज करते हैं तो वो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बन जाती है। ध्यान रखना जब भी रिलेटिव की बात करेगा तो कोएफिशिएंट की बात कर रहा है तो वो रिलेटिव मेजरमेंट है। देखिए मीन डेविएशन मेरा क्या होगा एब्सोल्यूट, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कह देता तो वो क्या हो जाता है रिलेटिव। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे लिए क्या बन जाता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे भी पूछ सकता है आपसे, यहाँ पर एब्सोल्यूट पूछा है, आपसे रिलेटिव भी पूछ सकता है। क्लियर। आइए 75 देखिए। 75 में कह रहा है रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पर सिंपल सा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू मेरी क्या कहलाती है रेंज। अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 20, लोएस्ट वैल्यू आप देखिए कितनी है 9, तो गाइस रेंज क्या हो जाएगी 11 मेरी रेंज हो गई। 75 का आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आइए 76 देखिए। 76 में कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। अब गाइस देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले मुझे वेरिएंस फाइंड आउट करना होगा, और वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए मुझे मीन की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करिए सबसे पहले इनका मीन कैलकुलेट कर लीजिए। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब का सम और जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर सम कर लेता हूँ मैं 16, यहाँ पर गाइस देखिए 10 + 16 + 10 अगेन फिर 16 फिर 10 फिर 10 16 और 16। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है, इन सब का सम करने पर आ रहा है मेरा 104। अब 104 को हम डिवाइड करेंगे, कितनी ऑब्जर्वेशन है आप देख सकते हैं 2 4 6 8। क्लियर है। 8 से आप डिवाइड कर लीजिए। 8 से डिवाइड करते हैं तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 13। 13 मेरे पास मीन आ गया। क्लियर, मैंने मीन को कैलकुलेट कर लिया। आइए मीन को नोट करिए साइड में, मीन कितना आ गया 13। अब गाइस देखिए यहाँ पर वेरिएंस क्या कहता है, वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल सा है कि हमें क्या करना है, जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर हम करते हैं देखिए x माइनस मीन का स्क्वायर। क्लियर है। और डिवाइडेड बाय कर देते हैं हम n। ये मेरा क्या कहलाता है वेरिएंस का फॉर्मूला है। यहाँ पर सिग्मा करते हैं हम x माइनस मीन का स्क्वायर। क्लियर है। तो गाइस आइए देखते हैं किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब गाइस देखिए मीन मेरे पास अवेलेबल है, x मेरे पास सबका अवेलेबल है, यहाँ पर ये x है, और डिवाइडेड बाय n। n की वैल्यू मेरी कितनी आई थी गाइस, यहाँ पर अभी हमने देखी है कितनी थी 8, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। आइए तो गाइस देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कितना है गाइस 10 16 10 16 10 10
16 और 16। क्लियर है। इसमें से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? यहाँ पर 13 को माइनस करेंगे। सब में से -13 माइनस, क्लियर है गाइज, -13 -13 -13 -13 अब हमें क्या करना है? जो आएगा उसको स्क्वायर करना है। तो गाइज देखिए यहाँ पर कितना आएगा? -3 स्क्वायर करूँगा तो 9 आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, प्लस का यानी। गाइज देखिए यहाँ पर अगेन कितना है मेरे पास? 16 में से 13 को हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। यहाँ पर भी 9 होगा, कितना होगा? यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, 9 9 9। क्लियर है। तो भाई देखिए 9 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पर? मेरा 8 टाइम्स 9 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा? सिंपल सा 9 + 9 + 9 + 9। तो गाइस देखिए यहाँ पर या तो आप ऐसे कर लीजिए, 9 × में 8 कर लीजिए, डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 72। क्लियर है। ये एग्जाम के लिए आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, आप प्लस करके देख लीजिए यहाँ पर कितना आएगा? 72। क्लियर। तो गाइस देखिए ये मेरा क्या आ गया यहाँ पर? सिग्मा x माइनस मीन का स्क्वायर करने पर कितना आ गया? 72। और मैंने आपको बताया था डिवाइडेड बाय किससे करते हैं हम? n से। और n कितना है मेरा? 8। तो गाइस देखिए यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो 9 क्या होगा? इसका SD होगा। सॉरी 9 ये मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया गाइस? यहाँ पर 9 जो आया है मेरा वेरिएंस आया है। अब मुझे करना है किसको कैलकुलेट? SD को, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। और गाइस देखिए SD क्या होता है? अंडर रूट होता है किसका? वेरिएंस का। वेरिएंस मेरे पास कितना निकल के आया? 9। तो गाइस SD कितना हो जाएगा? 3। तो इसका 3 करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसको सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्लियर। 76 को हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए 77 देखिए भाई। 77 में कह रहा है इफ़ ऑल ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाई बाय 2। ऑल ऑब्जर्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन और मीडियन और मोडो ऐड करें माइनस करें उससे भी इफेक्ट होगा, या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें उससे भी इफेक्ट होगा। लेकिन गाइस देखिए यहाँ पर मीन मीडियन मोड मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। कौन अवेलेबल है? SD। यानी किसकी बात कर रहा है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। और मेजर ऑफ डिस्पर्जन के लिए मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ किससे इफेक्ट होती है? हम उसमें कुछ डिवाइड करें या हम उसमें मल्टीप्लाई करें, सिर्फ और सिर्फ उससे इफेक्ट होती है, यानी स्केल से। क्लियर है। स्केल का मीनिंग ही क्या होता है? मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो गाइस हमेशा ध्यान रखना मेजर ऑफ डिस्पर्जन स्केल से इफेक्ट होती है ओनली, यानी मल्टीप्लाई से या डिवाइड करने से। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन में कोई भी आ सकता है यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, ये सब किसके पार्ट है? यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के पार्ट है। तो देखिए 77 में क्या कह रहा है? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऑल ऑब्जर्वेशन को, किससे? 2 से। तो गाइस जो मेरा यहाँ पर सिंपल सा मैं कह सकता हूँ जो भी मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो भी किससे होगा? 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसमें कह रहा है आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2। जो न्यू SD होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई होकर आएगी। क्लियर है। आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर होगा। इतने अच्छे से आपको समझाता हूँ, सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट जब नेगेटिव कमेंट करते हैं ना नीचे, तो उस केस में बुरा लगता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, कुछ नेगेटिव पीपल अवेलेबल हैं तो कुछ पॉजिटिव स्टूडेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। गाइस हमारी फैमिली जो है यहाँ पर 1000 की होने वाली है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, जल्द ही हम 1000 को क्रॉस कर जाएंगे। आइए देखिए तो गाइस 77 में क्या होगा? मैंने आपको बता दिया ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा, लेकिन आपके MTP में जो दिया हुआ है इन्होंने ऑप्शन डी दिया हुआ है कि डिक्रीज हो जाएगा किससे? 2 से। 2 से डिक्रीज क्यों होगा? आइए प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। गाइस देखिए अभी इसका हमने जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया है, कितना आया था मेरा? 3 आ रहा था। क्लियर है, 3 आया था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, ऑल ऑब्जर्वेशन में करिए। 10 में मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा? 20। 16 में मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा? 32। 20 32 20 20 32 32। क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ गाइस, आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि ऐसा होगा या नहीं होगा। अब गाइस आप सबसे पहले क्या करिए? इसका मीन कैलकुलेट कर लीजिए। मीन कैलकुलेट करूँगा तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा? 20 + 32 20 + 32 20 20 32 और 32। गाइस देखिए कितना आ जाएगा? मीन यहाँ पर इज इक्वल टू आएगा मेरा 218 डिवाइडेड बाय 8 कर लीजिए। डिवाइड करता हूँ 8 से, तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है? 27.25। क्लियर। अगेन गाइस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 20 कितने टाइम से? 1 2 3 4 टाइम से। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर? 80 + 32 भी कितने टाइम से? गाइस देखिए 4 टाइम से।
तो कितना आ रहा है, सॉरी गाइस ये 208 है। 208 को आप डिवाइड करिए किससे, 8 से, तो गाइस 26 आएगा इसका। क्लियर है, सॉरी वो बाय मिस्टेक 218 के अकॉर्डिंग कर दिया था। तो कितना आ रहा है यहाँ पर 26। अब गाइस देखिए 26 इसमें से माइनस करेंगे, सब में से माइनस हमें कितना करना है, 26 को माइनस करना है। क्लियर, तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आएगा 6 और हमें कितना करना है 6 का स्क्वायर यानी 36। आइए 32 में से गाइस माइनस करिए किसको, 26 को, तो कितना आएगा 6, तो ये भी कितना हो जाएगा 36। तो गाइस देखिए यहाँ पर सब 36 आ जाएगा। मैं सिंपल डायरेक्ट लिख सकता हूँ 36 इंटू में 8, क्योंकि 8 टाइम्स आएगा मेरा 36। तो गाइस देखिए कितना आ गया 36 इंटू में 8, तो गाइस ये कितना आ गया 288। क्लियर है, और डिवाइड किससे करना है हमें, n से। n कितना है यहाँ पर 8 है। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 36 आ जाएगा अगेन। क्लियर, अब गाइस देखिए 36 मेरा क्या है यहाँ पर, वेरिएंस आया, डिलीट कर रहा हूँ गाइस, नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए अब वेरिएंस इज इक्वल टू कितना आ गया 36, एचडी निकालूंगा तो गाइस देखिए किसका रूट करूँगा, 36 का रूट कितना होता है 6। अब गाइस देखिए यहाँ पर 6 हुआ है, पहले क्या था मेरा 3 था, अब कितना आ रहा है 6। तो आप देख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो है, पहले कितना था 3, अब कितना है 6, यानी 2 से मल्टीप्लाई तो करिए मैंने इसमें, 2 से मल्टीप्लाई करने पर गाइस देखिए कितना आ रहा है, इसका मल्टीपल में आ रहा है यानी 6 आ रहा है मेरा, ना कि वो डिक्रीज हो गया 2 से। 2 से डिक्रीज होने का मतलब क्या, ये 3 था तो कितना हो जाता, 1 हो जाता, लेकिन अब कितना हो गया 6। तो गाइस वो भी कितने से हो जाएगा, जो न्यू एस डी आएगा वो मेरा 2 से मल्टीप्लाई होकर आएगा। क्लियर है, तो इसलिए ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए 78 देखिए, आइए 78 देखिए, 78 में कह रहा है द क्वार्टाइल ऑफ ए वेरिएबल आर 45, 52, 65 रिस्पेक्टिवली, इट्स क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए क्वार्टाइल डेविएशन के लिए मैंने आपको सिंपल सा बताया था, आप क्या करिए, जब मेरे पास Q3 Q1 अवेलेबल है तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपल Q3 कितना है 65, Q1 कितना है 45 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, 65 माइनस 45 करते हैं तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 20 और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 10 मेरा क्वार्टाइल डेविएशन होगा। क्लियर है, ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाई करेगा। आइए 79 देखिए, 79 में क्या कह रहा है गाइस, इफ़ पी ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का साइन है गाइस, ये साइन यदि इस तरीके से होता है तो हम उसको कहते हैं यूनियन। क्लियर है, ये क्या होगा मेरा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 है। अब गाइस देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 है तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो भी इवेंट होगा वो क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। क्लियर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आइए 80 देखिए, 80 में कह रहा है इफ़ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। गाइस देखिए एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, देन पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू, गाइस हमेशा ध्यान रखना जब कोई भी इवेंट कहता है एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है, दोनों है, तो उनका सम करने पर इज इक्वल टू क्या आता है, ऑलवेज 1 आता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए 81 देखिए, 81 में कह रहा है वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल अभी हमने डिस्कस किया था वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल को कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था सिग्मा करते हैं हम किसका, एक्स माइनस मीन मॉडुलस का स्क्वायर। तो कहीं देखिए फर्स्ट ऑप्शन में यही तो है, म्यू का मतलब क्या है, मीन। क्लियर, और मैं इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, एक्स माइनस ई एक्स का कितना स्क्वायर। क्लियर है, इसका सम, तो ये भी मेरा क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है। तो गाइस दोनों तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए 82 देखिए, 82 ध्यान से समझिएगा थोड़ा, कह रहा है इफ़ ए कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम ए पैक 52 कार्ड्स, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग स्पेड और एन इक्के एस। क्लियर, यानी एस यानी इक्के। तो गाइस देखिए स्पेड कितने होते हैं, टोटल कार्ड मेरे पास होते हैं अवेलेबल 52, जिसमें से 13 मेरे स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 हर्ट्स और 13 डायमंड्स। क्लियर है, और गाइस देखिए इक्के कितने होते हैं मेरे पास, एज जो होते हैं वो होते हैं 4। तो गाइस देखिए मैं इसको एस यानी पी एस स्पेड की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी, 13 डिवाइडेड बाई 52। और गाइस देखिए इक्के की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी, यानी एस की कितनी हो जाएगी गाइस देखिए 4/52, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ स्पेड कितने होते हैं टोटल 52 कार्ड में से 13 और इक्के कितने होते हैं 4। अब गाइस देखिए दोनों में से कॉमन लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो वो इक्का आएगा या वो मेरा स्पेड में से आएगा। तो दोनों के कॉमन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, दोनों में से कोई एक ही तो आएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर पी एस इंटरसेक्शन ए कितना हो गया मेरे पास 1/52। क्लियर है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्पेड और इक्के आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, स्पेड आए और एस। तो गाइस देखिए वो क्या पूछना चाहता है, यूनियन, और मैंने आपको यूनियन के लिए फॉर्मूला बताया हुआ है। तो गाइस देखिए एस यूनियन ए यानी स्पेड यूनियन एस। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 13/52 प्लस 4/52 और माइनस कितना कर देंगे हम, जो दोनों में कॉमन यानी इंटरसेक्शन को 1/52। क्लियर है, एलसीएम लीजिए कितना आ रहा है 52, ये कितना हो गया गाइस देखिए 13
+4 -1 इज इक्वल टू गाइस देखिए कितना आएगा 13 और 4 कितना होगा 17, 17 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16 डिवाइडेड बाई 52, 4 से कैंसिल कर लीजिए तो 4/13 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? आई होप कि आपको चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। आइए 83 देखिए, 83 भी अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। 83 में कह रहा है PA इज इक्वल टू 1/2, PB इज इक्वल टू 1/3, PA इंटू में B इज इक्वल टू 1/4। PA इंटू P मैंने आपको बताया था, PAB को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B लिख सकता हूँ। क्लियर है? ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ आपको क्लियर है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब मेरे से पूछ क्या रहा था यहाँ पर, PA का कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई B का कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, इसका जो फॉर्मूला बनेगा और डिवाइडेड बाय PB का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? या हम कह सकते हैं डैश। आइए अब गाइस देखिए यदि हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगाते हैं तो मैंने आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक चीज़ बताई थी यहाँ पर, मे भी आपने नोट किया या नहीं किया, मैं आपको अगेन नोट करा देता हूँ, नोट कर लीजिए, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं आपको अगेन एक फॉर्मूला नोट करा देता हूँ, नोट करिए। अब गाइस देखिए मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास अवेलेबल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं गाइस देखिए, PA यूनियन B कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ मैं, इसके साथ यूनियन हो जाएगा। इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है और यूनियन मेरा इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, PB डैश को 1 - PP। क्लियर है ये चीज़? अब गाइस देखिए अगेन मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, इसको ओपन करूँगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 - P इंटरसेक्शन यूनियन B, सॉरी क्लियर है, 1 - B A यूनियन B डिवाइडेड बाय 1 - PP। अब भाई देखिए सबकी वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो वो किसकी नहीं है, इसकी, और इसकी वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कर लेते हैं गाइस। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पर, PA यूनियन B के लिए कितना हो जाएगा, PA कितना है 1/2 प्लस PB कितना है 1/3, माइनस कर देते हैं जो कि कॉमन है, यानी PA इंटरसेक्शन B कितना है 1/4। क्लियर? आइए इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेता हूँ कितना आएगा 12, तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर गाइस देखिए कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा 7/12 आ गया। अब ये तो मेरे पास आ गया 7/12, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया, इसको मैं कैसे ओपन कर सकता हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 - P A यूनियन P डिवाइडेड बाय 1 - PB। अब गाइस देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 1 - 7/12 डिवाइडेड बाय 1 - कितना आया है B कितना है मेरे पास 1/3। आइए सॉल्व करिए इसको गाइस, 12 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे यहाँ पर, ये देखिए कितना हो गया 5/12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2/3, कैंसिल कर लीजिए कितना हो गया 3 चौक 12। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो गाइस देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 5/8, 5/8 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो गाइस देखिए सिर्फ डैश लगने से कितने फॉर्मूला का हमने यूज करा, तो आपको काफ़ी फॉर्मूले यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। आइए 84 देखिए, 84 में कह रहा है ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नेवर सिमेट्रिकल, गलत है छोड़ दीजिए, नेवर पॉजिटिवली स्क्यूड, नेवर नेगेटिवली स्क्यूड, दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकता है नेगेटिवली स्क्यूड भी हो सकता है, लेकिन गाइस देखिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिमेट्रिकल होता है कब, जब p की वैल्यू मेरी कितनी होती है 0.5। आइए 85 देखिए, 85 में कह रहा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p। अब गाइस देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैंने आपको बताई थी यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कब होती है वेरिएंस की n/4 पे। क्लियर है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कैसे करेगा अभी बताता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी साथ साथ, P = Q = 0.5 है, तो उस केस में मेरे वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो भाई आपको ये ऑप्शन दे रखा है तो आप इस ऑप्शन पर टिक करिए, ये ऑप्शन दे रखा है तो इस पर टिक करिए। क्लियर? ध्यान रखिएगा आपको ये ऑप्शन भी दे सकता है, ये ऑप्शन ना देके आपको ये ऑप्शन दे देगा एग्जाम में, तो स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है? इसके थ्रू भी क्या कहना चाहता है वो कि n/4, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। वेरिएंस क्या होता है बाइनोमियल के केस में, n × P × Q,
अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू कितना है 0.5 का मतलब कितना है यहाँ पर 1/2 कह सकता हूँ। अब गाइस देखिए n इंटू में 1/2 इंटू में 1/2 तो अभी भी तो क्या आ रहा है n/4 आ रहा है ना। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में कन्फ्यूज कर सकता है, तो थोड़ा बच के रहिएगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बस एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं आता। क्लियर है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ही अवेलेबल है, हम तो उसका यूज करेंगे नहीं। आइए 86 देखिए, 86 में कह रहा है द टोटल एरिया ऑफ ए नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व का टोटल एरिया कितना होता है गाइस? देखिए मैंने आपको बताया था नॉर्मल कर्व क्या है मेरा, ये है, इधर का कितना होता है 0.5, इधर का कितना होता है 0.5, दोनों का सम करते हैं तो कितना आता है 1। तो नॉर्मल एरिया कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आइए 87 देखिए, 87 में कह रहा है द इंटरवल म्यू कितना है मीन, यानी मीन माइनस 3SD म्यू प्लस 3SD कवर कितना कवर करता है गाइस? देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर 99.73% डेटा को कवर कर लेता है। अच्छे से डिस्कस किया हुआ है जब मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, और आपको बताया भी था कि MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस देखिए 99.73 जो है डेटा को कवर करता है। इस टाइप से ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन गाइस देखिए ऑप्शन डी को आप ध्यान से देखिए कितना कह रहा है ऑल बट 0.27% एरिया ऑफ ए नॉर्मल कर्व, 0.27% को छोड़ के, यानी गाइस देखिए 99.73%, यही तो मैंने आपको बताया है। यदि आप 100 में से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 0.27, इसको छोड़ के बाकी सब डेटा को कवर कर लेता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आइए 88 देखिए, 88 में कह रहा है इफ़ द मीन डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल वेरिएबल इज 16 व्हाट इज़ द क्वार्टाइल डेविएशन। गाइस देखिए मीन डेविएशन मेरे पास अवेलेबल है, यानी MD इज इक्वल टू कितना है 16। मुझसे फाइंड आउट क्या करवा रहा है यहाँ पर, QD मुझसे फाइंड आउट करवा रहा है क्वार्टाइल डेविएशन। तो गाइस देखिए मैंने आपके लिए इसको एक रेशो बताया था आपको। देखिए रेशो क्या होता है यहाँ पर, QD रेशो MD रेशो SD इज इक्वल टू कितना होता है, देखिए 10:12:15। अब गाइस देखिए SD मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कोई लेना देना नहीं, आप कट कर दीजिए। कितना हो गया मेरे पास रेशो, जो इन दोनों का रेशो होता है कितना होता है 10/12, 10:12 का होता है। तो गाइस देखिए मुझे फाइंड आउट क्या करना है QD, यानी QD कितना हो गया x डिवाइडेड बाय MD मेरे पास अवेलेबल है 16 इज इक्वल टू 10/12। आइए कर लीजिए। तो गाइस देखिए इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 160 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 160 डिवाइडेड बाय 12। आइए करना 160 डिवाइडेड बाय 12। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 13.33 आ रहा है, 13.33। तो गाइस देखते हैं इसको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। इसके अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन बी अवेलेबल है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन पी। क्लियर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए 89 देखिए, 89 में क्या कह रहा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ ए नॉर्मल कर्व आर 40 एंड 60 रिस्पेक्टिवली देन द मीन डेविएशन। गाइस देखिए मीन डेविएशन पूछ रहा है, मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, MTP में भी था और एक्सरसाइज में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्लियर है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं है। जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो 8 है, में भी कंफर्म नहीं होगा। आप जाके लेक्चर को देख लीजिए। आप पिछली MTP भी जो हमने डिस्कस की हुई है अक्टूबर की और मई की, उनमें ये सेम MCQ अवेलेबल था। आइए 90 देखिए, कह रहा फॉर पॉइजन फिटिंग ऑफ ए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बताइए। देखिए वी इक्वेट द पॉइजन पैरामीटर टू द मीन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया था पॉइजन के केस में जो पैरामीटर होता है हम उसको क्या कहते हैं मीन कहते हैं, और वही मेरा क्या होता है वेरिएंस भी होता है। क्लियर है, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हम पैरामीटर जो होता है वो मेरा मीडियन नहीं होता, मोड भी नहीं होता। क्लियर है, जो पैरामीटर होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या होता है मीन होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए देखिए स्पेरियस कोरिलेशन 91 में कह रहा है व्हाट इज स्पेरियस कोरिलेशन क्या होता है गाइस। देखिए मैंने आपको बताया था, ये अच्छे से बताया हुआ है। क्या हो जाएगा, इट इज़ द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल हैविंग नो कैजुअल रिलेशन, जहाँ पर कोई भी रिलेशन अवेलेबल नहीं है, कोरिलेशन दो के बीच में और कोई भी कैजुअल रिलेशन नहीं है। क्लियर है, कोरिलेशन बिटवीन। तो गाइस देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ये सब रिपीटेड MCQ है, हम डिस्कस किया हुआ है हमने ऑलरेडी। देखिए कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल इज, कोवेरिएंस टू वेरिएबल के बीच का गाइस क्या होता है यहाँ पर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एडिशनल क्वेश्चन बैंक का है, ध्यान रखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी करते रहा करिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आइए
गाइस देखिए क्या कह रहा है 93 में, इफ़ r इज इक्वल टू 0.6 देन द कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। नॉन डिटर्मिनेशन के लिए मैंने आपको बताया था 1 माइनस कितना हो जाता है मेरा आर स्क्वायर। आइए करके देखते हैं। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, आर कितना 0.6, तो कितना हो जाएगा 0.36। तो गाइस देखिए यहाँ से 1 में से माइनस करते हैं तो कितना आएगा मेरा 1 माइनस 0.36। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 0.64 इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आइए 94 देखिए कह रहा है इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक गिवन बाय 2 जज ए एंड बी ऑफ 8 स्टूडेंट इन 21, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। गाइस देखिए रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। रैंक कोरिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, यानी रैंक जो डिफरेंस आ रहा है रैंक में उनका सम का स्क्वायर, और हम डिवाइड कर देते हैं किससे, एन इंटू में एन स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। आइए तो गाइस देखिए 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, यानी जो सम है किसका सम है, डिफरेंस ऑफ रैंक का। हमें गिवन है कितना 21, तो इंटू में कितना हो गया 21 डिवाइडेड बाय, गाइस देखिए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, यानी 8 स्टूडेंट है। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 8 इंटू में 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा 63। क्लियर है। आइए करके देखते हैं। तो गाइस देखिए 21 इंटू में 6 करूँगा कितना आ रहा है यहाँ पर 126 कर लीजिए। 63 इंटू में 8 करिए तो कितना आ रहा है 504। तो गाइस देखिए यहाँ पर 126 डिवाइडेड बाय 504 तो कितना आ रहा है यहाँ पर 1 माइनस इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है गाइस देखिए 0.25। तो गाइस देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर 0.75 होगा। क्लियर है। और इसको सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन सी 94। आइए 95 देखिए 95 में कह रहा है वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाई डैश टेस्ट। कौन से टेस्ट को सेटिस्फाई करता है गाइस देखिए ज्योमेट्रिक मीन होता है ना यहाँ पर, या तो आप कहिए सिंपल या वेटेड। ज्योमेट्रिक मीन जो भी होता है वो किसको सेटिस्फाई करता है यहाँ पर, सर्कुलर टेस्ट को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने ऑप्शन ए दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो सर्कुलर टेस्ट है ना वो किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करता, ना लास्ट पेयर को ना पास्चे को। क्लियर है। और ना ही फीचर को। सिर्फ और सिर्फ किसको सेटिस्फाई करता है, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन और सिंपल वेटेड ज्योमेट्रिक मीन को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आइए 96 देखिए 96 में क्या कह रहा है लास्ट पेयर मेथड एंड पास्चे मेथड डू नॉट सेटिस्फाई। किसको सेटिस्फाई नहीं करते, कौन कौन नहीं करते गाइस देखिए यहाँ पर लास्ट और पास्चे किसको सेटिस्फाई नहीं करते, देखिए फैक्टर टेस्ट को भी सेटिस्फाई नहीं करते, टाइम को भी सेटिस्फाई नहीं करते और सर्कुलर को भी सेटिस्फाई नहीं करते हैं। मैंने आपको इसका चार्ट बनवाया था। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास जो अवेलेबल है फर्स्ट है यूनिट को दोनों सेटिस्फाई करते हैं, लास्ट पेयर भी सेटिस्फाई करता है और पास्चे भी सेटिस्फाई करता है। सेकंड है मेरे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट, नहीं करते सेटिस्फाई दोनों ही। क्लियर। पूछ भी क्या रहा है कि कौन सेटिस्फाई नहीं करता, फैक्टर को भी सेटिस्फाई नहीं करते। तो गाइस देखिए बी और सी इसका बहुत करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल है ए बी एंड सी। तो गाइस देखिए यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का। क्लियर है। क्योंकि यूनिट टेस्ट को तो सेटिस्फाई हर कोई करता है, लास्ट पेयर हो, पास्चे हो, फीचर्स हो या मार्शल हो मेरा। आइए 97 देखिए 97 में कह रहा है फीचर्स इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन। अब गाइस देखिए फीचर्स इंडेक्स नंबर किसका होता है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अंडर रूट में हम क्या करते हैं लास्ट पेयर इंटू पास्चे, फीचर इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, और लास्ट पेयर इंटू पास्चे क्या आएगा यहाँ पर मेरा सिंपल सा अर्थमेटिक मीन तो है नहीं क्योंकि अंडर रूट है, और जहाँ भी अंडर रूट की बात हो जाती है तो वो किसकी बात होती है, ज्योमेट्रिक मीन की। क्लियर है। तो गाइस देखिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पास्चे। आइए 98 देखिए कह रहा है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होता है गाइस, रेसिप्रोकल होता है किसका, प्राइस इंडेक्स का। ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। रेसिप्रोकल होता है प्राइस इंडेक्स का, आपसे कह सकता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कह सकता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कह सकता है। तो रेसिप्रोकल होता है प्राइस इंडेक्स का या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, या मैं कह सकता हूँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तीनों एक ही बात है। आइए 99 देखिए 99 में कह रहा है डैमेजेस ड्यू टू फ्लड्स, थ्रोट्स, स्ट्राइक, फायर्स, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। अब गाइस देखिए कोई भी डैमेजेस होती है हमें यहाँ पर स्ट्राइक के कारण होती है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के कारण होती है, फायर के कारण होती है। हमें गाइस कोई भी इनकी जो है संभावना नहीं है उसकी ऐसा हो सकता है। तो ये सब ट्रेंड कौन से ट्रेंड कहलाते हैं मेरे, इरेगुलर ट्रेंड्स। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए गाइस देखिए कह रहा है एडक्टिव मॉडल
ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का एडिक्टिव मॉडल क्या होगा गाइस? सिंपल सा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपसे गाइस यहाँ पर एडिक्टिव मॉडल की जगह मल्टीपल मॉडल भी पूछ सकता है तो उसके केस में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है, लेकिन अभी हमसे एडिक्टिव मॉडल पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें ईजिली क्लियर हुई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन गाइस कोई भी इस टाइप से कमेंट ना करे कि सर जो आपने गलत डिस्कस किया या एमटीपी में तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। भाई एमटीपी के अकॉर्डिंग चलोगे तो कल्याण होना ही होना है, जो उन्होंने आंसर शीट दी हुई है। क्लियर? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।